हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल लेमेंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्जियोलॉजी के बारे में और इनकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं शिक्षा में, राइट। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है एमएड के फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में और ये है एमडीयू के अंदर एमएड के सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, हमें बेसिकली पढ़ना इनके बारे में और शिक्षा में इनको यूज़ क्यों करते हैं और या इनका इम्प्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन क्या है, राइट। क्योंकि जब करिकुलम डिज़ाइन होता है तो उसमें भी फिलोसॉफिकल फिल्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं करिकुलम के वो गुजरते इन द सेंस उसमें फिलॉसफी के ज़रिए भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं या जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको फिलॉसफी के ज़रिए एडिट किया जाता है या उनमें फिलोसॉफिकल चीज़ें डाली जाती हैं, ठीक है, इंक्लूड की जाती हैं। तो जल्दी से देखते हैं इसके बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सभी ब्रांचेस के बारे में, देन इंडिविजुअली पढ़ेंगे मेटाफिजिक्स और एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन, देन एपिस्टेमोलॉजी, देन एक्जियोलॉजी। तो बहुत ईजी सा टॉपिक है, आपने पहले भी पढ़ा ही होगा, ये बीएड में भी है और एमएड में भी है। तो ये एक बेसिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि फिलॉसफी क्या होती है ना, और फिलॉसफी के ब्रांचेस क्या क्या हैं, ठीक है। मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्जियोलॉजी। मेटाफिजिक्स होती है नेचर ऑफ रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी है थ्योरी ऑफ नॉलेज या साइंस ऑफ नॉलेज, या एक्जियोलॉजी है थ्योरी ऑफ वैल्यूज के बारे में, ठीक है। मेटाफिजिक्स की देन सब ब्रांचेस हैं ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोगॉनी, एस्केटोलॉजी एंड थियोलॉजी। तो अभी इनके बारे में सबके बारे में पढ़ेंगे। देन है एग्नोस्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म, ये है एपिस्टेमोलॉजी। एक्जियोलॉजी में हम पढ़ते हैं लॉजिक्स के बारे में, एथिक्स के बारे में और एस्थेटिक्स के बारे में। तो ये बेसिक फंडा है, ओके। चलो देन पढ़ते हैं मेटाफिजिक्स के बारे में। तो मेटाफिजिक्स को बेसिकली क्या कहते हैं, नेचर ऑफ रियलिटी। जब हम किसी भी चीज़ की रियलिटी को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसको कहते हैं बेसिकली, वो किसकी ब्रांच है, मेटाफिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है। तो मेटाफिजिकल जो ब्रांच है फिलॉसफी की वो बेसिकली डील करती है नेचर ऑफ बीइंग या रियलिटी क्या है, ठीक है, कि रियल क्या है, एब्सोल्यूट रियलिटी है क्या। मेटाफिजिक्स जो वर्ड है वो आया है ग्रीक वर्ड से मेटा से, जिसका मतलब है बियॉन्ड, अपॉन और आफ्टर, ठीक है, कि इसकी परे की दुनिया कैसी है। अगर कोई चीज़ सपोज करो ये चीज़ है तो ये है क्या, ठीक है, और इसके परे भी कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये नेचर ऑफ बीइंग स्टडी करता है, नेचर ऑफ रियलिटी स्टडी करता है कि रियल में चीज़ें हैं क्या और उनमें आपस में कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है। और फिजिका का मतलब क्या है, फिजिक्स मतलब भौतिक संसार। और बाकी फिर बहुत सारी टाइम के साथ इसकी भी टाइप्स आती गई हैं जो अभी हम कुछ देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ रियलिटी, द प्रॉब्लम ऑफ एविल, है ना। अगर भगवान एग्जिस्ट भी करता है तो वो कैसे करता है या किस तरह से हम उसको प्रूव कर सकते हैं। देन ये पूछता है, क्वेश्चंस ऐसे पूछता है कि आर ह्यूमन एक्शंस फ्री, कि जो ह्यूमन एक्शंस है जो भी हम करते हैं वो फ्री हैं या उन पे किसी का कंट्रोल है या आउटसाइड वो किसी के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं मेटाफिजिक्स में। चलो देन पहली टाइप है इसकी ओंटोलॉजी। तो ओंटोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ बीइंग। तो ओंटोलॉजी भी दो ग्रीक वर्ड से ही डिराइव हुआ है। ओंटो का मतलब है एग्जिस्टेंस और बीइंग रियल, ठीक है, कि रियल है क्या, और लोगोस का मतलब होता है साइंस या स्टडी। तो इट इज़ द साइंस ऑफ एग्जिस्टेंस, कि ह्यूमन का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस क्या है और जो बाकी चीज़ें हैं उसके एग्जिस्टेंस से रिलेटेड उनमें ये रिलेशनशिप ढूंढता है, उनको स्टडी करता है। ओंटोलॉजी में यही स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट स्टडीज द कॉन्सेप्ट दैट डायरेक्टली रिलेट टू एग्जिस्टेंस एंड रियलिटी एंड ओवरऑल रिलेशनशिप इन देम, ठीक है। तो ये वर्ड अच्छे से याद रखना। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, कि भाई दुनिया की फंडामेंटल या मूलभूत चीज़ें हैं क्या और उन मूलभूत चीज़ों में आपस में कनेक्शंस क्या है, ठीक है। तो उसको ओंटोलॉजी स्टडी करता है, ठीक है। चलो
देन है ओंटोलॉजी की टाइम के साथ कुछ टाइप्स आ गई हैं, जैसे कि ओंटोलॉजिकल मटेरियलिज्म। तो मटेरियलिज्म है तो ऑफ कोर्स भौतिक चीज़ों से रिलेट करता है, जो भी मैटर है, फिजिकल वर्ल्ड है, एटम्स हैं, उनके बारे में बात करता है। और ये कहता है कि फिजिकल वर्ल्ड या मैटर या मटेरियल जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ज़्यादा रियल हैं देन ह्यूमन माइंड से। दूसरी टाइप है इसकी ओंटोलॉजिकल आइडियलिज्म। इसमें ये कहता है ए मटेरियल थिंग्स के बारे में, और ये मानता है कि जो ह्यूमन माइंड है ना, और जो कॉन्शियसनेस है वो ज़्यादा रियल है मटेरियल थिंग से, राइट। और ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि जैसा ऑब्जर्वर का माइंड होता है उसी के अकॉर्डिंग रियलिटी उसके सामने आती है। जैसी मेरी कॉन्शियसनेस है, मेरे लिए हो सकता है रियलिटी अलग हो, और हो सकता है किसी और इंडिविजुअल का जो माइंड है वो अलग हो, उसकी कॉन्शियसनेस अलग हो, उसके लिए रियलिटी अलग हो। तो ओंटोलॉजिकल आइडियलिज्म उसे उस चीज़ में रिलेट करता है, और मटेरियलिज्म मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये टाइप्स याद रखना, हालांकि इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, नॉलेज के लिए पढ़ लो। देन है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, इट्स कंटेंट एंड इट्स हिस्ट्री। ओवरऑल नेचर ऑफ यूनिवर्स को स्टडी करता है कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी की ब्रांच है ये भी। देन है कॉस्मोगॉनी। तो कॉस्मोगॉनी को कॉस्मोलॉजी से बिल्कुल रिलेट मत करना। कॉस्मोगॉनी का मतलब क्या है, ग्रीक वर्ड में कॉस्मोगॉनी का मतलब है कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स, और जेनेसिस उसका मतलब होता है बर्थ, कि किस तरह से जो यूनिवर्स है उसने बर्थ लिया है, या उसका ओरिजिन कैसे हुआ यूनिवर्स का। तो कॉस्मोगॉनी बेसिकली पढ़ता है या ऐसे कॉन्सेप्ट को स्टडी करता है कि यूनिवर्स की बिगनिंग कैसी थी, या इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, या स्पेशली सोलर सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो कॉस्मोगॉनी स्टडी करता है केवल ओरिजिन के बारे में। कॉस्मोलॉजी ओवरऑल यूनिवर्स कैसा है, उसका कंटेंट कहता है कैसा है, उसको स्टडी करता है। ठीक है, कॉस्मोगॉनी और क्या स्टडी करता है, बेसिकली जो मिथ है ना, थ्योरीज हैं, स्टोरीज हैं, उसको भी चेक करता है कि यूनिवर्स के ओरिजिन में जो मैथोलॉजिकल चीज़ें वो कैसे रिलेट करती हैं, जो भी थ्योरीज दी गई हैं अलग अलग, उसको स्टडी करता है, या जो भी कहानियाँ हैं उसको भी स्टडी करता है। जैसा कि हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग है ना, कि विष्णु जी समुद्र से आते हैं और अपनी जो उनके दांत होते हैं ना, उस पे पृथ्वी को समुद्र से वो ऊपर लेके आते हैं। तो इस तरह से ओरिजिन हुआ है धरती का, है ना। तो सभी धर्म के अकॉर्डिंग माइथोलॉजीज अलग हैं, और कॉस्मोगॉनी उन चीज़ों को भी स्टडी करता है। रेफरेंस में एक लिंक है, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। चलो, नेक्स्ट है थियोलॉजी। थियोलॉजी बेसिकली क्या है, भगवान के कॉन्सेप्ट को स्टडी करता है, नेचर ऑफ गॉड को स्टडी करता है, या हम कह सकते हैं कि रिलीजियस बिलीफ को स्टडी करता है। देन है एस्केटोलॉजी। तो एस्केटोलॉजी भी क्या है, थियोलॉजी से ही बाहर आया है, और ये बात करता है डेथ के बारे में, या फाइनल जजमेंट के बारे में, या फाइनल डेस्टिनी के बारे में, कि ह्यूमन काइंड की डेस्टिनी क्या है, और ये लास्ट थिंग कैसे होंगी, उन कॉन्सेप्ट को स्टडी करता है। ठीक है, कि वर्ल्ड का अंत कैसे होगा। जैसे बहुत सारे धर्म में ये कहा जाता है ना, कि जब बुराई बढ़ जाएगी तो उस पर अच्छाई लाने के लिए क्या होगा, धरती का अंत हो जाएगा, है ना। तो वर्ल्ड इज गोइंग टू, मतलब डूम्सडे की बात करते हैं ना, कि जब बहुत ज़्यादा बुराई हो जाएगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि डूम्सडे होगा, और उस दिन दुनिया तहस नहस हो जाएगी, है ना। तो उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, उन कॉन्सेप्ट को स्टडी करता है एस्केटोलॉजी। फाइनल जजमेंट याद रखना इससे। चलो, मेटाफिजिक्स कंप्लीट हुआ। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं मेटाफिजिक्स में, है ना। तो सबसे ज़रूरी तो क्या है कि बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करना, कि वो अल्टीमेट रियलिटी को हासिल कर सके। अगर हिंदू कॉन्टेक्स्ट में देखें, हिंदुइज्म में देखें, तो ब्रह्मा इन द सेंस कि अपने आप को सेल्फ रियलाइज करना, और वहाँ तक पहुँच जाना जहाँ आप अपने आप को अपनी गॉड से, आपके जो भी गॉड हों, ईश्वर, अल्लाह, है ना, भगवान या जीसस, तो आप इस लेवल पे पहुँच जाओ कि आप अपने आप को वहाँ से कनेक्ट कर पाओ। और वो कब होगा, जब हम अच्छे से नॉलेज को अटेन करेंगे और अल्टीमेट रियलिटी, एब्सोल्यूट रियलिटी या ट्रूथ के पास जाएंगे। ठीक है, ट्रू नॉलेज को एक्वायर करना, क्योंकि जो भी एक्वायर होती हैं हो सकता है उनमें बहुत सारी परत हो, बहुत सारी लेयर्स हो, और हमको
थ्रू प्रॉपर नॉलेज वहाँ तक पहुँचना हो, इनर कोर तक पहुँचना हो कि बेसिकली कोई चीज़, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ ही किस तरह से काम करती है ना, डीप में जाके स्टडी करना। देन है सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ पर्पस होता है, तो उसके बारे में भी बच्चों को बताना कि कोई भी चीज़ बिना पर्पस के नहीं हो रही है, सभी के पीछे कोई ना कोई पर्पस है। जिस तरह से हम ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा पर्पस है कि हम एग्जाम में अच्छा कर पाएँ। देन है अल्टीमेट रियलिटी, एजुकेशन के थ्रू बच्चों को पहुंचाना, बच्चों को हेल्प करना कि ताकि वो अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंच सकें। ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखना, ऑप्टिमिस्टिक व्यू इसलिए रखना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट और वीमेन परफेक्ट। तो उसके पीछे कारण क्या है कि जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी जो चीज़ें हैं, मतलब ट्रायल एंड एरर कम होता रहेगा, ठीक है, और हम अपने अल्टीमेट गोल तक जा सकते हैं। देन है इनर सेल्फ को रियलाइज करना या सेल्फ रियलाइजेशन भी पढ़ाना शिक्षा के थ्रू, और नॉलेज को कैसे एक्वायर करना है पर्टिकुलर पर्पस के अकॉर्डिंग। तो ये सभी चीज़ें मेटाफिजिकल इम्प्लीकेशंस में होती हैं एजुकेशन के, ठीक है। बाकी आपके माइंड में जो भी पॉइंट आते हो ना तो प्लीज़ उनको भी लिख देना। चलो देन बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी की। तो इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो ये आया है दो ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है एपिस्टीम का मतलब है नॉलेज, लोगोस का मतलब है स्टडी। तो इट इज़ द साइंस और स्टडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। या हम कह सकते हैं एपिस्टेमोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ नेचर, सोर्स एंड वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। तो ये पर्टिकुलर वर्ड्स याद रखना। इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इन फिलॉसफी में, मतलब मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा, इन फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ कि फिलॉसफी में कैसे कॉन्सेप्ट, किन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम बिलीफ और ओपिनियन, है ना। फिर नॉलेज की बहुत सारी टाइप आती हैं, बहुत सारी डिफ्रेंसिएशन आते हैं, तो वो भी पूछे जाते हैं। देन हो सकता है कि सोर्सेस ऑफ नॉलेज क्या है, कहाँ से नॉलेज को एक्वायर किया जा सकता है, ट्रूथ क्या है, और हम किस स्टेटमेंट को कह सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है ना। तो इन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एपिस्टेमोलॉजी में, है ना। और इसमें स्केप्टिसिज्म भी होता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को नॉलेज है तो वो कैसे है, क्यों है, रीजन करना, लॉजिकल रीजनिंग का यूज करना, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स का यूज करना, ताकि हम एक निष्कर्ष पे पहुंच सकें या कंक्लूजन पे पहुंच सकें। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एपिस्टेमोलॉजी में। देन हमने पढ़ी थी कि इसकी दो ब्रांचेस हैं, एग्नोस्टिसिज्म एंड स्केप्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म क्या है, ये देखता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऑफ द डिवाइन और द सुपर नेचुरल इज अननोन और अननोएबल, कि जो भी गॉड है, डिवाइन है या सुपर नेचुरल पावर्स हैं वो अननोन है, मतलब अभी तक किसी ने सर्च नहीं किया है और हम इसको नहीं जान सकते हैं, ठीक है। तो ये है एग्नोस्टिसिज्म। देन है स्केप्टिसिज्म। तो इस स्केप्टिक का मतलब ही क्या होता है, दुविधापूर्ण, है ना। तो इसमें क्या मानते हैं इंसान, जैसे हम भी कई बार मानते हैं कि अगर किसी इंसान को पर्टिकुलर नॉलेज है तो कैसे है ना, या पर्टिकुलर इंसान को इस पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज हो ही नहीं सकती, या हम मानते हैं कि इस पर्टिकुलर इंसान को कुछ तरह की नॉलेज होना इम्पॉसिबल है। मतलब हम स्केप्टिक हैं, हम लॉजिकल रीजनिंग यूज कर रहे हैं, रीजन कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि भाई तुमने कहाँ से पढ़ा, किस सोर्स से पढ़ा। तो यहाँ पे हम स्केप्टिक हो रहे हैं। तो ये स्केप्टिसिज्म के अंडर ही आता है, जब हम किसी के नॉलेज पे विश्वास नहीं करते और क्वेश्चनिंग करते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज कैसे है, ठीक है। तो सिंपल सा है ये। चलो देन इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या है। तो सबसे ज़रूरी तो यही है कि व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज शुड बी प्रोवाइडेड टू लर्नर, कि लर्नर किसी पर्टिकुलर एज पे है, किसी पर्टिकुलर क्लास में है, तो उसको किस तरह से नॉलेज प्रोवाइड करनी है उनकी एज के अकॉर्डिंग और उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन है स्पेसिफिक एज के अकॉर्डिंग, उनकी पार्ट ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग किस तरह से नॉलेज उनको दिलवानी है, उनके सामने प्रेजेंट करनी है। देन हम बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि नॉलेज को कहाँ से एक्वायर करना है, ठीक है, या नॉलेज के सोर्स क्या क्या हैं, स्रोत क्या क्या हैं। देन नॉलेज एक्विजिशन के कुछ टाइप होते हैं ना, एम्पिरिसिज्म, जैसे कि एम्पिरिसिज्म है कि जो भी हम सेंसेस के द्वारा एक्सपीरियंस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। देन है रैशनलिज्म। रैशनलिज्म का मतलब ही क्या है, रीजन करना, लॉजिक लगाना, है ना। डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, तो ये सभी मेथड हैं जिनके जरिए हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपने देखा होगा शिक्षा में इंक्लूड की जाती हैं, राइट।
तो ये कहाँ से आई हैं? ये फिलॉसफी से ही आई हैं चीज़ें, और यही इसका इम्प्लीमेंटेशन है शिक्षा में। देन हम ये भी सीखते हैं कि नॉलेज को ट्रांसफ़र कैसे करें। सपोज हमने यहाँ पे हम नॉलेज ले रहे हैं, है ना, इसको जाके एग्जाम्स में लिखाएंगे, तो वो क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज हो गया कि किस तरह से हम उसको प्रेजेंट करेंगे ताकि जो एग्जामिनर है उसको अच्छे से स्टडी कर पाए, रीड कर पाए और हमें मार्क्स दे पाए, है ना। देन है टेस्टिंग ऑफ नॉलेज बाय डिफरेंट मीन्स। नॉलेज को टेस्ट करना भी किसके अंदर आता है? वो भी एपिस्टेमोलॉजी के अंदर ही आता है कि अगर किसी इंडिविजुअल को नॉलेज है तो उसको कैसे इवेलुएट या एसेस किया जाए। ओके, बाकी आपके माइंड में जो भी चीज़ें आती हैं वो लिख देना यार। देन है एक्जियोलॉजी, या इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ वैल्यूज। तो ये भी दो वर्ड से बना है, एक्जियोस जिसका मतलब है वैल्यू या वर्थ, देन है स्टडी ऑफ, है ना, लोगोस का मतलब स्टडी ऑफ। तो इट इज द स्टडी ऑफ वैल्यू और वर्थ, कि किस चीज़ की वैल्यू है या वर्थ है। तो फिलॉसफी में जो एक्चुअलॉजी वर्ड है वो रिलेट करता है वैल्यू से। ठीक है, वैल्यू का मतलब क्या है कि किस चीज़ की कितनी वर्थ है, कीमत है। हालांकि फिलोसॉफिकल मीनिंग इसका बहुत ज़्यादा डीप है। और क्या है, जो एक्चुअलॉजी है उसकी रूट्स कहाँ से मिलती हैं? उसकी रूट्स मिलती हैं सॉक्रेट्स की राइटिंग से और प्लाटो की राइटिंग से। प्लाटो की जो रिपब्लिक है उसमें जस्टिस के बारे में बात करते हैं, उसमें वैल्यूज के बारे में बात की जाती है। तो एक्चुअलॉजी जो स्टार्ट हुई थी या उसकी रूट्स कहाँ पे हैं? प्लेटोनिक टाइम से है। ठीक है, सॉक्रेट्स भी क्वेश्चनिंग करते थे, इंक्वायरी मेथड यूज करते थे, और वो देखती थी कि किस में कितनी वैल्यू है ना, क्वेश्चंस के जरिए पता लगाते थे कि किस तरह से आप पर्टिकुलर इंसान के लिए, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा वर्थ हैं। तो इनकी हिस्ट्री है सॉक्रेट्स और प्लाटो का टाइम से। देन इसमें क्वेश्चंस भी कैसे पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू, वेयर डू वैल्यूज कम फ्रॉम, कहाँ से आती हैं भाई वैल्यूज, है ना, मूल्य कहाँ से आते हैं, अच्छा बुरा क्या है, राइट रॉन्ग क्या है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस होते हैं इस एक्जियोलॉजी फिलॉसफी में। देन एक्जियोलॉजी के कुछ टाइप्स हैं। पहला है लॉजिक्स। तो इसमें क्या है, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग होती है, इंक्वायरी होती है, और फिर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो कि सभी चीज़ें आपस में रिलेट करती है ना। जब इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग होती है तो नॉलेज को भी एनहेंस करती है। ठीक है, और जब नॉलेज को एनहेंस करती है तो उसका मेटाफिजिकल पॉइंट अपने आप उभर के आ जाता है। राइट, तो सभी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड सी हैं। एथिक्स में बात होती है मोरल प्रिंसिपल या कोड ऑफ कंडक्ट, कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें कैसा करना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ शुड आई बिहेव इन प्रेयर, है ना। प्रेयर में हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम इधर और उधर घूमते रहें, हमें एक जगह खड़े होके प्रेयर करनी पड़ती है, बोलनी पड़ती है। तो वो क्या है, वो आता है एथिक्स के अंदर। या कई जो प्रोफेशंस होते हैं उसमें एथिक्स पढ़ी जाती है ताकि हम पर्टिकुलर सिचुएशन में अपनी जॉब से, अपने प्रोफेशन से रिस्पेक्टफुल रहें और वही चीज़ें करें जो कि जॉब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देन है एस्थेटिक्स। तो एस्थेटिक्स ये भी ब्रांच है एक्जियोलॉजी की, और इसमें हम ये सीखते हैं कि नेचर एंड एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट, ब्यूटी एंड गुड टेस्ट, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, राइट, कि व्हाट इज़ ब्यूटीफुल, व्हाट इज़ गुड म्यूजिक। तो गुड म्यूजिक सभी के सेंस में अलग अलग होगा, सभी का परसेप्शन अलग होगा। एस्थेटिक वैल्यू देखने का हर एक मटेरियलिस्टिक या नॉन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, राइट। तो ये भी क्या है, फिलॉसफी की ब्रांच है। तो अब आप खुद सोचो इसके अकॉर्डिंग शिक्षा में क्या क्या चीज़ें होंगी। लॉजिक्स लगाना ये भी ज़रूरी है ताकि नॉलेज अच्छे से गेन हो। एथिक्स का यूज करना ताकि हमारे बिहेवियर्स अच्छे हों। एस्थेटिक्स का यूज करना ताकि चीज़ों की जो प्रेजेंटेशंस हैं वो अच्छी हों, और जब वो खुद भी किसी चीज़ को प्रेजेंट करें तो वो भी एस्थेटिक तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छी हो, है ना। किसी बच्चे की फाइल हो सकता है बहुत बुरी राइटिंग में लिखी हो, और किसी बच्चे की जो राइटिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्ली मैनर में हो, तो वो हमें अपने आप एस्थेटिकली अपीलिंग लगती है। ठीक है, तो यही कारण है कि हमें फ़िलॉसफी को एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है। चलो देन पढ़ते हैं इसके बारे में यार। तो ये क्या करता है, लर्नर्स को टीच करता है या पढ़ाता है कि किस चीज़ की वैल्यू है, किसकी कितनी वर्थ है ना। अफेक्टिव डोमेन को भी अफेक्ट करता है ये, क्योंकि वैल्यू क्या है ना,
इमोशंस के जरिए भी आते हैं। हमें इमोशनली फील होना चाहिए, सेंसिटाइज होना चाहिए कि किस चीज़ में कितनी वैल्यू है, कौन सी चीज़ें हमें अपने अंदर से, अपने इनर सेल्फ से करनी चाहिए पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देन है एथिक्स के बारे में जानना, अच्छे बुरे के बारे में भी जानना, है ना, सही गलत के बारे में जानना, कहाँ पे क्या चीज़ें करनी चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये भी शिक्षा में पूरा बहुत अच्छे से यूज होता है। देन है वैल्यूज में और क्या है, नेशनल वैल्यूज, सेकुलर वैल्यूज, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, है ना, मोरल वैल्यूज, ये सभी चीज़ें शिक्षा के जरिए हम इंडिविजुअल्स में इनकलकेट करना चाहते हैं, उसके अंदर या उसके भीतर उसका आंतरिकरण करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि नेशनल, सेकुलर, सोशल वैल्यूज सभी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्पैथी होना, रिस्पेक्ट होना, है ना, एक दूसरे के लिए आदर होना या सिंपैथी होना, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रदरहुड होना, ताकि हम एक कंट्री के तौर पे आपस में मिलजुल के रह सकें। देन है इसमें हम और क्या यूज करते हैं, ग्रुप वर्क भी यूज करते हैं। ग्रुप वर्क से क्या होता है, रिस्पेक्ट आती है ना, एम्पैथी आती है, सिंपैथी आती है, और हम एक दूसरे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एक दूसरे की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम करना सीख जाते हैं। तो ग्रुप वर्क बेसिकली एक्जियोलॉजी को और ज़्यादा एनहेंस करता है, मतलब एक्जियोलॉजिकल पॉइंट्स को और ज़्यादा एनहेंस करने में मदद मिलती है हमें। देन है वैल्यूज का और पर्पस क्या है, लॉजिक्स का और पर्पस क्या है, कि इंडिविजुअल को सेल्फ इवेल्युएट करने देना, है ना, कि उसकी वीकनेसेस क्या हैं और उस पर काम करके वो उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सके, क्योंकि सेल्फ इवेल्युएशन भी एक तरह की वैल्यू ही है या एथिक्स है ना, अपने आप को भी पहचानना। चलो देन है कि टू ऑब्जर्व एंड प्रीज एस्थेटिक्स, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर ऐसी स्किल होना ताकि हम क्रिएट कर सकें और एप्रिसिएट भी कर सकें आर्ट को, या अगर नहीं भी है देन हमारे अंदर ऐसी सेंस आए, ऐसा परसेप्शन आए, ऐसा जजमेंट आए, जिसके जरिए हम अपने आप को भी और दूसरों को भी जज कर सकें। ठीक है, और वो कब आएगा, थ्रू प्रॉपर एजुकेशन, थ्रू प्रॉपर करिकुलम। देन है स्पिरिचुअल एंड योगा एजुकेशन, सोशल एजुकेशन, ताकि अवेयरनेस आए सोशल प्रॉब्लम्स को लेके, और सोशल स्किल प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। और ये सभी पॉइंट कहाँ से आए हैं, एक्जियोलॉजी से ही आए हैं। ठीक है, एक्जियोलॉजी से क्यों आए, क्योंकि अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या है, एस्थेटिक अपील बढ़ेगी, हम सुंदर लगेंगे, है ना, क्योंकि पोस्चर अच्छा रहेगा, तो सभी चीज़ें वो इंक्लूड होती है। सोशल प्रॉब्लम को जानना पहचानना क्या है, अच्छे बुरे में फ़र्क करना, है ना, कौन सी एक्टिविटी, कौन सा बिहेवियर अच्छा है सोसाइटी के अकॉर्डिंग और कौन सा नहीं है, तो ये सभी चीज़ें एक्जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ही शिक्षा में इंक्लूड की जाती हैं। देन है गुड पर्सनल हाइजीन एंड क्लीनिनेस, ये भी कहाँ से है, एस्थेटिक पॉइंट ही है ये। चलो देन है 9 पॉइंट की, अपनी कंट्री के लिए, अपनी प्लेस के लिए एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। क्यों होना, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम अपने बिहेवियर्स के जरिए दूसरों को ये बता देते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, है ना। इवन अगर हम कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं तो वो भी बता देती है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से होनी चाहिए, ताकि पर्टिकुलर इंसान को पर्टिकुलर लोकेशन के लिए बहुत अच्छे से ही जानने पहचानने को मिले। ठीक है, ऐसा ना हो कि लोग उसके जरिए स्टीरियोटाइप बना सके। तो प्रॉपर बिहेवियर्स करना कहाँ से आएगा, एक्जियोलॉजिकल पॉइंट से ही आएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसका मतलब ये है कि टू रिस्पेक्ट अदर, मतलब अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो, दूसरी जगह पे जाते हो, तो हो सकता है वहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, जोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं एक घर में मतलब कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ तो वो मेरे घर के लिए तो ठीक है, लेकिन मैं उसको स्कूल में जाके नहीं कर सकता हूँ, है ना, या स्कूल के जो भी नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो अलग हैं, तो मुझे वहाँ पे जाके उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी। ठीक है, और अगर मैं बाई चांस गलती से कोई चीज़ कर देता हूँ जो कि मेरी कल्चर में, ट्रेडिशन में, मेरी कंट्री में कॉमन है, तो वहाँ पे देन उन स्कूल वालों को भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि ये मेरे कल्चर से रिलेट करता है, और ये मेरे कल्चर में तो नॉर्मल है, लेकिन मुझे हो सकता है थोड़ा टाइम लगे स्कूल के कल्चर को समझने में। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक दूसरे के कल्चर की, ट्रेडिशन की, इंडिविजुअलिटी की थोड़ी रिस्पेक्ट करना, और टाइम के साथ एक तालमेल बनाना कि भाई सभी की वैल्यूज डिफर करती हैं और उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर बिहेवियर शो करने हैं या वैल्यूज
शो करनी है तो उसको सीखा जा सकता है। अगर जब तक नहीं सीख पाते हैं देन तब तक हमें रिस्पेक्ट करनी होगी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो प्लीज़ आप यहाँ से जाके पढ़ लेना, ठीक है। बहुत सारे रेफरेंस हैं, मैं इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और आप जाके अच्छे से पढ़ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।